नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने भारत की जलीय सीमा रेखा की थी। उसी जलीय सीमा रेखा का एक पॉइंट आता है कि भारत का तटीय मैदान या भारत की तटीय सीमा रेखा। आज हम भारत के तटीय मैदान, भारत की तटीय सीमा रेखा के पॉइंट का जिक्र करेंगे। भारत की तटीय सीमा रेखा में दो पॉइंट बनते हैं, एक तो कुल तटीय सीमा रेखा और एक मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा। ये पॉइंट उसी प्रकार के पॉइंट बन रहे हैं जैसे आपने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था, पहली क्लास के अंदर पढ़ा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम द्वीप, उन दोनों द्वीपों के अंदर जिस प्रकार का अलग डिफरेंस था या जो डिफरेंट हुआ करते थे, उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है कि भारत की कुल तटीय सीमा रेखा और भारत की जो मेन लैंड की तटीय सीमा रेखा है, उनके अंदर भी वही डिफरेंस है। देखें, भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, उस तटीय सीमा रेखा को दो भागों के अंदर बांटा गया है। भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, उस तटीय सीमा रेखा को कितने भागों के अंदर बांट रखा है? दो भागों के अंदर, जिसमें नाम आता है एक तो कुल तटीय सीमा रेखा और एक नाम आता है मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे कुल तटीय सीमा रेखा की। देखें, ये हमारे पास में कुल तटीय सीमा रेखा के यदि पॉइंट की बात करें तो भारत की कुल कोस्टल बाउंड्री लिमिट लाइन है। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा, कुल तटीय सीमा रेखा के पॉइंट की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा रेखा है। अब कुल तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है ये तो आपको पता लग गया कि 7516.7516.6 किलोमीटर है। लेकिन बात करें कुल तटीय सीमा रेखा में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप याद रखिएगा कुल तटीय सीमा रेखा में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 9 राज्य जिसमें नाम आता है, कौन कौन से राज्य का नाम आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अभी कुछ चंद लम्हों के बाद ही इन चीजों को हम मैप के ऊपर देखेंगे, भारत के नक्शे के ऊपर देखेंगे। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें नाम आता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव का नाम आता है। जैसे कि कुल तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें सबसे कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर 2 पॉइंट निकलेंगे। देखिए, एक छोटा सा हम भारत का मैप बना लेते हैं, उसी के साथ में हम इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। देखें, कुल तटीय सीमा रेखा के पॉइंट का बात कर रहे थे। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर में कौन कौन से स्टेट और कौन कौन सी यूटी शामिल है, तो याद रखिएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य जिसमें नाम आता है गुजरात का, जिसमें नाम आता है महाराष्ट्र का, जिसमें नाम आता है गोवा का, जिसमें नाम आता है कर्नाटक का, जिसमें नाम आता है केरल का, जिसमें नाम आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का। ये 9 राज्य भी इसके अंदर शामिल है और इसके अंदर 4 यूटी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। अंडमान निकोबार, ये हमारे पास में पड़ता है पुदुचेरी, और ये लक्षद्वीप समूह, और ये आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के साइड में दमन और दीव। याद रखिएगा
अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दमन और दीव 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर बनाते हैं? 75 किलोमीटर बनाते हैं। अब कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर से हमारे पास में 2 पॉइंट निकलेंगे, और 2 पॉइंट ये कौन से पॉइंट है कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा इनके अंदर किसकी है और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा किसकी है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार की, और अंडमान निकोबार की कितना किलोमीटर है? तो आप याद रखिएगा 1962 किलोमीटर है। ये यहां पर लिख रखी है, आप नोट कर सकते हैं। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा, देखिए हम सीमा रेखा वाला राज्य नहीं पूछ रहे, हम बस यही पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है। यदि राज्य पूछेंगे तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की, और अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा रेखा है ये कितना किलोमीटर है? तो आप याद रखिएगा 1962 किलोमीटर है। लेकिन सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा भारत में किसकी है? तो याद रखिएगा दमन और दीव की। दमन और दीव की कितनी है? तो आप याद रखिएगा 42.50 किलोमीटर। ये भारत में सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा है। फिर से हमने राज्य का जिक्र नहीं किया कि सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य, वो नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि भारत में सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा है किसकी? तो दमन और दीव की सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा मालूम हो गया, अंडमान निकोबार 1962, और सबसे छोटी किसकी है? तो दमन और दीव 42.50 किलोमीटर पड़ती है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे राज्यों की। ये तो थी कुल तटीय सीमा रेखा, कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। लेकिन हम बात करें अब कि भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है, मुख्य भूमि की मेन लैंड की जो तटीय सीमा रेखा है, ये तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? तो आप याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर, और मेनलैंड की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर के अंदर कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आप याद रखिएगा 9 राज्य शामिल हैं। लेकिन 9 राज्यों के अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दे तो कुल तटीय सीमा रेखा बन जाएगी, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हटा दे तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा बन जाएगी। 9 राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। 9 राज्य जिसमें नाम आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब 2 क्वेश्चन यहां से कौन कौन से बनेंगे कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन से राज्य की है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन से राज्य की है? तो आप याद रखिएगा गुजरात की। ये जो गुजरात पड़ता है ना, इसकी सबसे लंबी है, और ये गुजरात की कितनी है? 1214.70 किलोमीटर है। ये लिख रखा है, ये स्पेशल आपके लिए लिखा है ताकि आप इन चीजों को नोट कर सके। गुजरात की जो तटीय सीमा रेखा है वो 1214.70 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है गुजरात। लेकिन सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा पड़ता है, और इस गोवा की जो तटीय सीमा रेखा है वो कितना है? 101 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात, और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कौन सा है? गोवा है। ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन अब हम 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्ण जो सीमा है कितने किलोमीटर है, और कौन कौन सा राज्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बना रहे हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। और इन चीजों को आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, और गुजरात एक मैप बना लेते हैं, उसके बाद में इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तटीय सीमा रेखा के अंदर उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है उसका कोई भी मैप बनाने की आवश्यकता है नहीं, बस साउथ इंडिया का मैप चाहिए, और वो साउथ इंडिया का मैप ही हम बनाएंगे। उत्तर भारत का मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए
इस प्रकार से अपने पास में एक दक्षिण भारत है। इस प्रकार से अपने पास में एक दक्षिण भारत है। ये हमारे पास में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में गोवा। गोवा के बाद में कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में केरल। केरल के बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का नाम आता है। ये 9 राज्य हैं जो मुख्य भूमि के अंदर शामिल है। लेकिन कुल में पूछे तो इसमें अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दमन और दीव को शामिल और कर देंगे तो कुल तटीय सीमा रेखा हो जाएगी। लेकिन इन 9 राज्यों के अंदर कौन से राज्य की तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है वो एक बार देख ले। गुजरात की तटीय सीमा रेखा 1214.70 किलोमीटर है। उसके बाद में नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तटीय सीमा रेखा 652.60 किलोमीटर है। ये चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। महाराष्ट्र की तटीय सीमा रेखा 652.60 किलोमीटर है। उसके बाद में गोवा, जो सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है गोवा, और इस गोवा की तटीय सीमा रेखा कितनी है, 101 किलोमीटर है। उसके बाद में नाम आता है कर्नाटक। कर्नाटक की जो तटीय सीमा रेखा है वो कितना है, 280 किलोमीटर है। उसके बाद में नाम आता है केरल, और केरल की जो तटीय सीमा रेखा है वो कितनी है, तो आप याद रखिएगा 569.70 किलोमीटर है। उसके बाद में नाम आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कितनी है, 906.90 किलोमीटर है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का नाम आता है, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर है। उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा का कितना है, 476.70 किलोमीटर है। और उसके बाद में नाम आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा कितनी है, 157.50 किलोमीटर है। लेकिन इन्हीं के साथ में हम देखें केंद्र शासित प्रदेशों की भी तटीय सीमा रेखा, तो हम अंडमान निकोबार की बता चुके हैं 1962 किलोमीटर है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में पड़ता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की कितनी है, तो याद रखिएगा 132 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में पुदुचेरी जो यहां पर पड़ता है, पुदुचेरी उसकी कितनी है, 47.60 किलोमीटर है। और उसके बाद में दमन और दीव जो यहां पर पड़ता है उसका कितना है, 42.50 किलोमीटर है। ये चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चले, ये आपके निकट भविष्य में काम आएगी। अब जो भारत का तटीय मैदान है, उस तटीय मैदान की कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है कुल और मुख्य के अंदर, ये दोनों चीजें हमने देख ली है। अब उस तटीय मैदान को कितने भागों के अंदर बांट रखा है, तो याद रखिएगा जो भारत का तटीय मैदान है उस तटीय मैदान को 2 भागों के अंदर बांटा हुआ है। भारत का जो तटीय मैदान है इसे 2 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक नाम आता है पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा नाम आता है किसका, तो याद रखिएगा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से मैदान की, तो आप याद रखिएगा पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के यदि पॉइंट का जिक्र हम करें तो पश्चिमी तटीय मैदान हमारे पास में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है और उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और किसके मध्य स्थित है, तो आप याद रखिएगा अरब सागर के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के मध्य स्थित है। कहने का तात्पर्य जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान। ये सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र कौन सा मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक है, तो आप याद रखिएगा कच्छ से लेकर और कहां तक पड़ता है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन से पॉइंट तक पड़ता है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी तक पड़ता है। पश्चिमी तटीय मैदान के यदि हम पॉइंट का डिस्कस करें कि कहां से कहां तक है, तो उत्तर में कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है।
पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी है? पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो याद रखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 10 से 80 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की एवरेज जो चौड़ाई है, औसत जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो औसत चौड़ाई के यदि पॉइंट का जिक्र करें कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 65 किलोमीटर। और पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है, सबसे ज्यादा चौड़ाई कितनी है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा चौड़ाई है 80 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है, पश्चिमी तटीय मैदान सबसे अधिक चौड़ा है, उस स्थान का जो दूरी है वो स्थान कितने कितने किलोमीटर में, कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो 80 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान जो है उसका सबसे चौड़ा स्थान 80 किलोमीटर, वो है कहां पर? तो याद रखिएगा गुजरात के अंदर। यहां से साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में गिरती, साउथ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम में बहती हुई अरब सागर के अंदर गिरती है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी गिरती है आगे खंबात की खाड़ी के अंदर, उसके बाद में गिरती है तापी नदी। और नर्मदा और तापी नदियां जहां पर गिरती है ना, वहीं पश्चिमी घाट की सर्वाधिक चौड़ाई है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक चौड़ाई पूछे आपसे कहां पर है, तो जहां पर नर्मदा और तापी नदियां गिरती है अरब सागर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी घाट की सर्वाधिक चौड़ाई है। और कितनी चौड़ाई है? तो याद रखिएगा 80 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। देखिए भारत का तटीय मैदान 2 भागों के अंदर बटा हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन हम बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान जिसका नॉर्मल जो परिचय वो हमने देख लिया है, कहां से कहां तक फैला है, चौड़ाई कितनी है, एवरेज चौड़ाई कितनी है, किस किस के मध्य फैला है। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कितने भागों के अंदर बटा हुआ है? पश्चिमी तटीय मैदान 4 भागों के अंदर बटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये हमारे पास में पश्चिमी तटीय मैदान है, ये सारा क्षेत्र। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट उठता है उसमें नाम आता है कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, उसके बाद में नाम आता है कर्नाटक, और उसके बाद में नाम आता है केरल का। देखें गुजरात का जो ये तटीय भाग है, गुजरात का ये जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? गुजरात का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। वो तट कौन कौन से स्टेट में, या वो तटीय मैदान कौन कौन से स्टेट में किस किस नाम से जाना जाता है, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, इसे 4 भागों के अंदर तोड़ रखा है। लेकिन वो 4 भाग कौन कौन से स्टेट में किस किस नाम से जाने जाते हैं, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जो ये तटीय मैदान है, गुजरात का तटीय मैदान, इस तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कच्छ या काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। गुजरात का जो तटीय मैदान है, उस तटीय मैदान को कच्छ तट या काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र तक का जो तटीय भाग है, गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र से नीचे तक का, कहने का तात्पर्य महाराष्ट्र का अंतिम पॉइंट जो गोवा तक है उस तक का तटीय भाग, गुजरात के अंतिम पॉइंट महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक का जो तटीय भाग है, ये वाला तट, महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक का जो तटीय भाग है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा ये तट कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में गोवा से इस स्थान से लेकर और यहां पर कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मंगलोर। कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है मंगलोर, और ये मंगलोर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा मंगलोर नेत्रावती नदी के ऊपर स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार भी जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था,
एसएससी ने कंडक्ट करवाया था, वो भाई साहब सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि मंगलोर है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो नेत्रावती नदी के ऊपर पड़ता है। मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। देखिएगा, हम बेंगलोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंगलोर की, और मंगलोर जो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। गोवा से लेकर और मंगलोर तक का जो ये तटीय मैदान है, तटीय भाग है, इस तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? कैनरा या किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के नाम से। कैनरा या किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के नाम से। अब हम आपसे एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। आपने एक बैंक का नाम सुना होगा जिसका नाम है कैनरा बैंक, और आपने देखा है कि गोवा से लेकर मंगलोर कर्नाटक तक का जो ये तटीय भाग है, ये वाला तट, ये तट किस नाम से जाना जाता है? कैनरा या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। तो क्या पता उस बैंक का नाम, देखिए हम श्योर नहीं कह रहे हैं, इतना हो सकता है 80-20% हो सकता है, 80% हमारा ठीक हो और 20% क्या पता ठीक ना हो। क्या पता कैनरा बैंक का नाम इसी कैनरा तट के नाम पर पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। क्या पता कि कैनरा बैंक का नाम इसी कैनरा तट के ऊपर पड़ा हो। कोई बात नहीं, ये पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, बस आप अपने और हम अपने देखते हैं, बस देखें आगे। उसके बाद में मंगलोर कर्नाटक से आगे कन्याकुमारी तक का तट, ये सबसे लास्ट में जो बिंदु पड़ता है वो कन्याकुमारी। मंगलोर कर्नाटक से और कन्याकुमारी तक का जो ये तट है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। पहले गुजरात का तटीय भाग कच्छ या काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक का तट कैनरा या कन्नड़ तट, और उसके बाद में मंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का तट है, वो किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मालाबार तट से मसालों का आयात और निर्यात काफी मात्रा में होता आ रहा है। मसाले सर्वाधिक मात्रा में केरल के अंदर होते हैं, और केरल के साथ में ही सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो कौन से तट की लगती है? मालाबार तट की लगती है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। और सबसे ज्यादा मसाले कहां पर होते हैं? तो केरल के अंदर। लेकिन 2016 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो सर्वाधिक मसाले गुजरात के अंदर है। दक्षिण भारत का कश्मीर, और सर्वाधिक मसालों में पहले नाम किसका आता था? तो याद रखिएगा केरल का। और कौन से तट से सर्वाधिक मात्रा में मसालों का व्यापार होता था? मालाबार तट से मसालों का सर्वाधिक मात्रा में व्यापार होता था। तो ये था आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब नाम आता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का यदि पॉइंट का जिक्र करें तो पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक है, पहले वो जिक्र होगा। भाई साहब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लगभग सीमा के ऊपर एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम क्या है? सवर्ण रेखा नदी। याद रखिएगा, कौन सी नदी है? सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक, या हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो तट है, वो तट कौन सा तटीय मैदान है? पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान कौन कौन से स्थानों के मध्य या किस किस चीज के मध्य स्थित है? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और यहां पर हमारे पास में पड़ता है ये क्षेत्र जो उड़ीसा से लेकर और तमिलनाडु तक फैला है। ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है। देखिए, ये जो डिस्कस किया था ना हमने, ये डिस्कस किया था, ये पश्चिमी घाट है, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? पूर्वी घाट का। तो याद रखिएगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा तटीय मैदान है? पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान जो पश्चिम बंगाल से लेकर और कहां तक फैला है? तो याद रखिएगा, कन्याकुमारी तक फैला है। ये किस किस के मध्य स्थित है? तो आप याद रखिएगा, पूर्वी घाट और किसके मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है या पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। और पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है? तो आपने याद रखना है 120 किलोमीटर पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है या बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरने वाली नदियां हैं, मान लेते हैं कि कोई यहां से नदी निकली और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही है, तो वो अपना डेल्टा कौन से तट के ऊपर बनाएगी? तो याद रखिएगा पूर्वी तट के ऊपर। कौन से तट के ऊपर बनाएगी? पूर्वी तट के ऊपर बनाएगी। अब पूर्वी तटीय मैदान को कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से राज्य के अंदर किस किस नाम से जानते हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए कन्याकुमारी तक हो चुका है ये क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। उसके बाद में नाम आता है पूर्वी तटीय मैदान का। कन्याकुमारी से लेकर और ऊपर तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है विजयवाड़ा, और इसी विजयवाड़ा के पास में एक नदी डेल्टा बनाती है और उस नदी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा के पास में डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी डेल्टा से और कन्याकुमारी तक का जो ये तटीय भाग है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिए कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी से लेकर विजयवाड़ा, यह कृष्णा नदी डेल्टा तक का तट है, वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश में जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो तंबाकू की पैदावार होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। और कहां पर पड़ता है? राजमुंद्री के अंदर। ये राजमुंद्री इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर नदी बनाती है गोदावरी डेल्टा। याद रखिएगा कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी डेल्टा कौन से शहर के पास में बनाती है? राजमुंद्री। साउथ इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं, उस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। वो गोदावरी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई कौन से शहर के पास में डेल्टा बनाती है? यहां से निकलती है, आगे बढ़ती हुई आगे जाती है, और कौन से शहर के पास में डेल्टा बनाती है? राजमुंद्री के पास में। तो गोदावरी नदी डेल्टा राजमुंद्री, कृष्णा नदी डेल्टा विजयवाड़ा, गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक का जो ये तट है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। तो आपने ये हो गया, पहले यहां पर कृष्णा नदी डेल्टा बना रही थी, ऊपर देखा तो यहां पर डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो आप याद रखिएगा गोदावरी नदी। उसके बाद में उड़ीसा में यहां पर एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा महानदी, जिसके किनारे पड़ता है कटक शहर, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। महानदी डेल्टा कौन से स्टेट के अंदर बनाती है? उड़ीसा में। और महानदी डेल्टा से लेकर और राजमुंद्री गोदावरी नदी डेल्टा तक, याद रखिएगा महानदी डेल्टा से लेकर और गोदावरी नदी डेल्टा तक का जो ये तटीय भाग है, ये तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा उत्तरी सरकार तट के नाम से। किस नाम से? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में उड़ीसा का जो ये तटीय भाग बच गया, ये तटीय भाग किस नाम से? उत्कल तट के नाम से। और पश्चिम बंगाल का जो ये तटीय भाग है, ये तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा वेंगा तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का जिक्र था। आशा करते हैं कि शायद आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आसान है बिल्कुल। फिर से एक बार पूर्वी तटीय मैदान को देख लीजिए। कन्याकुमारी से लेकर विजयवाड़ा,
कृष्णा नदी डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट। उसके बाद में कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा राजमुंद्री तक गोलकुंडा तट। गोदावरी नदी डेल्टा से महानदी डेल्टा उड़ीसा तक का तटीय उत्तरी सरकार तट। और महानदी से ऊपर जो उड़ीसा का तटीय भाग बच गया वो उत्कल कोस्ट के नाम से, उत्कल तट के नाम से। और पश्चिम बंगाल का तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? वेंगा तट के नाम से जानते हैं। अब आज के हम अंतिम चरण में 2 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मानसून के अंदर भी आते हैं, लेकिन आज उन क्वेश्चनों का जिक्र हम कर ही लेते हैं। जब मानसून भारत में प्रवेश करता है, जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो वो मानसून सबसे पहले कौन से तट के ऊपर वर्षा करता है? मालाबार तट के ऊपर। और जब मानसून भारत से जाता है, जब मानसून लौटता है, तो लौटता है वो मानसून सबसे अंत में कहां पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट के ऊपर वर्षा करता है। और कोरोमंडल तट के ऊपर वर्षा कौन से दिनों में होती है? सर्दियों के दिनों में होती है। तो कोरोमंडल तट और मालाबार तट भी आपको पता लग गया होगा कहां से कहां तक है। और यदि ये सभी चीजें आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, यदि ये क्लासें ठीक ठाक लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।